Greetings everybody. Today we will discuss critical reading. First of all, we should keep in mind that critical reading is the opposite of careless reading. हम कोई भी न्यूज़पेपर, कोई नॉवल या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उसे केयरलेसली पढ़ते हैं. हम जस्ट उसकी स्टोरी, उसका जो आइडिया होता है वो देखते हैं. और जो क्रिटिकल रीडिंग है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है. बिकॉज क्रिटिकल रीडिंग मीन्स टू रीड केयरफुली, thoughtfully and with a purpose in order to better understand and evaluate a text. जो क्रिटिकल रीडिंग होती है हम उसमें केयरफुली, थॉटफुली और एक ख़ास मकसद के तहत, हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, हम उसे लेकर टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड करते हैं, उसे डीपली एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसे एवेलुएट करते हैं. और दूसरी बात ये कि नॉट ईजिली बिलीविंग इन्फॉर्मेशन ऑफर टू यू बाय टेक्स्ट. आपको जो टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन ऑफर की जा रही होती है हम उस पर ईजिली बिलीव नहीं करते, बल्कि हम उसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसे डीपली एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उस पर बिलीव करते हैं कि ये टेक्स्ट जो है आया वो ठीक भी है या नहीं है. और क्रिटिकल रीडिंग जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है. क्रिटिकल रीडिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी बिकॉज व्हेन यू रीड क्रिटिकली यू आर नॉट जस्ट रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बट आल्सो मेकिंग एन इंटरेक्शन विद राइटर. ये क्रिटिकल रीडिंग जो है वो एक पैसिव प्रोसेस नहीं बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप क्रिटिकली रीड कर रहे होते हैं आप जस्ट रीड नहीं कर रहे होते, आप जस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर रहे होते, बल्कि उस टेक्स्ट का जो राइटर होता है आप उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप उस राइटर के साथ डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, राइटर क्या कहना चाह रहा है आप उसे डायरेक्टली सुन रहे होते हैं. तो जो क्रिटिकल रीडिंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है. क्रिटिकल रीडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ मेथड्स हैं. अगर हम उन मेथड्स पर अमल करें तो हम अच्छे तरीके से क्रिटिकली रीड कर सकते हैं. हम उन स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे. क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रेटजीज़. द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई व्हाट यू आर रीडिंग फॉर. सबसे पहले आपको आपका जो मकसद है रीडिंग का वो क्लियर होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए रीड करने से पहले ही कि आप ये जो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं आप उसे किस वजह से रीड कर रहे हैं, उसके पीछे आपका पर्पस क्या है. बिफोर यू रीड अ टेक्स्ट ask and answer the following kind of questions. Are you reading only for general content, for data, for specific information, for general thematic concerns, for argument that support or contest your thesis in writing assignment, or to get info to get you thinking about what you need? आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप जो है आया कि वो क्यों रीड कर रहे हैं, किसी डाटा के लिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, थीमेटिक कंसर्न्स के लिए, या आपकी कोई असाइनमेंट है अपने थीसिस को, आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए, किस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं. सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद सेकंड स्टेप है अलाउ इनफ टाइम टू रीड एंड टेक योर टाइम. आपको जो क्रिटिकली रीड करना है उसमें आपको अपना टाइम लेना है, इनफ टाइम लेना है, बिकॉज क्रिटिकल रीडिंग इज़ नॉट अ फास्ट प्रोसेस. Many students do not set aside enough study time for reading and read everything either too quickly or at the same speed. But it's not good. आपको जो क्रिटिकल रीडिंग करनी है वो फास्ट नहीं करनी है, आपको फास्ट ग्लिम्पस में नहीं करनी है. ऐसा ऐसा आपको पढ़ना है, उसे पूरा डाइजेस्ट करना है जो भी पढ़ना है, और अपना टाइम लेना है. जितना आप उस पर टाइम लगाएंगे आप उसको उतना ही क्रिटिकली रीड कर सकेंगे, डीपली उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे. और इसी सेकंड स्टेप में पिछला फर्स्ट स्टेप है वो मदद करेगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आप उसी चीज़ पे, अपने उस खास पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सकेंगे, अपना टाइम कंज्यूम करेंगे, तो आपका जो पर्पस होगा वो फुलफिल हो सकेगा. द थर्ड स्टेप इज़ रिमेंबर दैट री रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव क्रिटिकल रीडिंग. हमने सिर्फ एक दफ़ा रीड नहीं करना बल्कि टेक्स्ट को बार बार रीड करना है. एक दफ़ा अगर रीड करेंगे तो जस्ट हम उसकी स्टोरी या उसका आइडिया देख सकेंगे, लेकिन अगर हम उसे बार बार रीड करेंगे तो फिर हम डिफरेंट जो टेक्स्ट के एस्पेक्ट्स होंगे उन पे फोकस करने के काबिल हो सकेंगे. फॉर एग्जांपल ऑन स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, वो किस स्टाइल में लिखा गया है. ऑन टोन, उसकी टोन क्या है, वो किस टोन में लिखा जा रहा है. इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसका आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन क्या है. इन सब पॉइंट्स पे हम तभी फोकस कर सकेंगे जब हम रीडिंग करेंगे, बार बार पढ़ेंगे पूरे टेक्स्ट को अच्छे तरीके से. और फिर इन रीडिंग वर्क टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इजी थीसिस, आइडिया, एविडेंस, प्रीव्यू, काउंटर आर्गूमेंट्स, एंड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट आथर्स थीसिस. जब हम रीडिंग करेंगे तो तभी हम जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके सेपरेट पार्ट्स को
डिवाइड कर सकेंगे या एनालाइज कर सकेंगे कि इस टेक्स्ट में थीसिस स्टेटमेंट क्या है, इसमें एविडेंस कहाँ पे है, यहाँ पे की फैक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, इसका प्रीव्यू कहाँ पे है, काउंटर आर्गूमेंट्स कौन सी हैं, यहाँ पे स्पोर्ट आर्गूमेंट्स कौन सी हैं, स्पोर्टिव आर्गूमेंट्स, और ये जो सब पॉइंट्स हैं ये किस तरीके से मिलके आथर का जो थीसिस है, उसका जो मेन आइडिया है, जो उसका थीम है, उसे किस तरीके से ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे बेनिफिट्स हैं हमें तभी मिलेंगे जब हम री रीडिंग करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप है इंगेज द टेक्स्ट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। और टेक्स्ट को इंगेज करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किसी पेन पेंसिल हाइलाइटर को यूज़ करते हुए आप अपनी रीडिंग करें। रीड विद अ पेन और पेंसिल, हाईलाइटिंग की स्टेटमेंट्स, पास ऑन पॉइंट इवन दोज यू फाइंड कन्फ्यूजिंग। आल्सो मेक नोट ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यू डोंट अंडरस्टैंड सो यू कैन लुक देम अप लेटर। रीड योर ओन क्वेश्चंस, पॉइंट्स ऑफ आर्गूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट रेफरेंस टू रिफिल्ड। आप हाइलाइटर पेंसिल वगैरह को यूज़ करते हुए पढ़ें और उन वर्ड्स को भी आप अंडरलाइन करें जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो कंफ्यूजिंग है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, सो दैट बाद में आप डिक्शनरी यूज़ करते हुए ये किसी तरीके से उनके मानी जान सकें। या आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लेड पेंसिल से उसी टेक्स्ट पे एक साइड पे अपना क्वेश्चन लिखें, बाद में उस क्वेश्चन को खुद आंसर करने की कोशिश करें, या उसी टेक्स्ट में से उसका आंसर ढूंढें, या किसी टीचर से किसी से हेल्प लेकर उसका आंसर करें। सो टेक्स्ट को अच्छी तरीके से इंगेज करें, मार्क इट अप एट मेक इट योर ओन। टेक्स्ट को अपना अपना बनाएं और उसे इस तरीके से इंगेज करें। आपने पढ़ा हुआ है कोई टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कोई नोट्स है, तो बाद में देख के पता चलना चाहिए किसी को कि ये किसी ने पढ़ा हुआ है, मतलब वो बिल्कुल साफ ना हो, उस पर उसके ऊपर कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस, जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, जो इंपॉर्टेंट लग रही है, उसे हाईलाइट किया हो। तो ये टेक्स्ट अगर इंगेज करके पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, तो वो हमारी क्रिटिकल रीडिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। फिफ्थ स्टेप है आस्क योर सेल्फ इफ़ यू कैन एक्सप्लेन बोथ व्हाट द टेक्स्ट सेज एंड व्हाट इट डज। आप खुद से पूछें कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेक्स्ट क्या कह रहा है और टेक्स्ट क्या कर रहा है। इसका तरीका ये होता है कि आपने सारा पढ़ लिया है, क्रिटिकली रीड भी कर लिया है, टेक्स्ट को हाईलाइट वगैरह भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया। अब आप खुद से पूछें कि आप क्या इसकी समरी सुना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आप खुद को उसकी समरी सुनाएं, ज़ुबानी पढ़ें, सुनाएं खुद को, तो आपको पता चले कि क्या आप इस काबिल हैं कि व्हाट द टेक्स्ट सेज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के, और व्हाट इट डज़। अगर आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसका मीन आप अच्छे तरीके से क्रिटिकली रीड कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स स्टेप होता है अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ ईच राइटर बैकग्राउंड एंड पर्पस इज़ इन्फ्लुएंस व्हाट दे राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने राइटर के पर्पस को समझना है और देखना है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो हमारी राइटिंग पे किस तरीके से असरअंदाज कर रहा है। रीडिंग अ टेक्स्ट क्रिटिकली रिक्वायर्स दैट यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द राइटर्स अथॉरिटी एंड एजेंडा। यू मे नीड टू पुट योर सेल्फ इन द ऑथर्स शूज एंड रिकग्नाइज दैट शूज फिट अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग। वर्क टू डिटरमाइन एंड अंडरस्टैंड एन ऑथर्स कंटेक्स्ट, पर्पस एंड इंटेंडेड ऑडियंस। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ें तो आप उससे पहले उस राइटर का जो है उसकी बायोग्राफी पढ़ें। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रामा हैमलेट पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ें। बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी राइटिंग्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। उनकी बायोग्राफी पढ़ के हमें आथर का पर्पस क्या है इसके अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नावल द मिल ऑन द फ्रास पढ़ें तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ें तो उसके अंदर भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। सो हमें साथ राइटर जो है उसके बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए, या फिर जो राइटिंग है उसकी प्रीफेस को पढ़ के ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो राइटर है वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है, और उस पर्पस को हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसका जो बैकग्राउंड है वो उसकी राइटिंग में किस तरीके से असरअंदाज कर रहा है। जितना हम आथर को पढ़ेंगे, हम आथर को जानेंगे, उतना ही हम उसकी राइटिंग को जानेंगे। उसके बाद सेवन स्टेप होता है वर्क टू अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेटजीज एंड टू इम्प्रूव देम। Ask yourself question about how you read. Do you read too quickly or slowly? Do you tend to lose your focus? Can you scan for key information or idea? अब आपने सारी क्रिटिकल रीडिंग कर ली है, आपने री रीडिंग भी कर ली है, टेक्स्ट को इंगेज भी कर लिया है, आपने उसकी समरी भी सुना ली है, आथर की बायोग्राफी वगैरह पढ़ के उसका भी आपने आथर का भी सारा बैकग्राउंड पढ़ लिया है। अब जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में देखें, आपकी रीडिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो क्या हैं।
कहीं आप बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ते या बहुत स्लो पढ़ते हैं, या दरमियान में कहीं आपका जो फोकस है वो लूज़ हो जाता है, या फिर आप टेक्स्ट को अच्छी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यानी जो एक अच्छी रीडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो क्या सारी आपके अंदर पाई जा रही हैं। अगर कहीं पे कोई फ्लॉ आ रहा है, कोई कमी आ रही है, तो आप उसे इम्प्रूव करें, अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करें। जितनी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप क्रिटिकली रीड कर सकेंगे, तो फिर क्रिटिकल रीडिंग उतनी ही अच्छी होगी। अब क्रिटिकल रीडिंग के कुछ फीचर्स होते हैं कि जब हम क्रिटिकल रीड करते हैं तो हम जो ये फॉलोइंग चीज़ें हैं उनको एनालाइज करने के काबिल हो सकते हैं। टोन ऑफ राइटर इन राइटिंग, के जो राइटर है उसकी राइटिंग में टोन क्या है, वो किस टोन से लिख रहा है, वो टोन जो है वो कॉमिक है, किस अंदाज की है, या फिर कहीं बायसनेस तो नहीं पाई जा रही। बायसनेस कहते हैं तो सबको कि हम किसी चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन या इंट्रैक्शन करते हैं, किसी खास चीज़ की तरफ समझ रहे हैं, हमें एक एक चीज़ की तरफ हमदर्दी होती है और एक की तरफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्ल मार्क्स की रीडिंग पढ़ें तो उससे जो पुअर है, गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उसकी तरफ उसकी बायसनेस है और अमीर लोगों की तरफ नहीं है। तो हमने ये देखना है कि जो राइटर है उसकी किस तरफ बायसनेस है। फिर सेटिंग क्या है, सेटिंग दो होती है, सेटिंग ऑफ टाइम और सेटिंग ऑफ प्लेस। हमने सेटिंग ऑफ टाइम देखनी है कि जो हमारी राइटिंग है वो किस दौर में लिखी गई है, या वो 18th सेंचुरी में लिखी गई है, 19th सेंचुरी में लिखी गई है, या वो प्रेजेंट में 2023 में लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है। क्योंकि जो कोई भी दौर होता है, एज होता है, वो उसकी राइटिंग पे ज़रूर असरअंदाज होता है। उस एज की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो राइटिंग पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे होते हैं कि उस दौर में क्या चल रहा था, लोगों की क्या इंटरेस्ट थी, क्या लाइक्स डिसलाइक्स थी, वो सब कुछ इसके अंदर आ रहा होता है। फिर सेटिंग ऑफ प्लेस, के वो कहाँ पे लिखा गया है, आया वो पाकिस्तान में लिखी गई है, लंदन में लिखी गई है, किस कंट्री में, किसी रूरल सेटिंग है उसकी या अर्बन सेटिंग है, किस तरीके की उसकी सेटिंग ऑफ प्लेस है। फिर उसके बाद हम करेक्टराइजेशन, यानी जो राइटर है वो करेक्टर्स को किस तरीके से स्केच कर रहा है, उन्हें वो किस तरीके से ड्रा कर रहा है, उसका वे ऑफ करेक्टराइजेशन देखते हैं। उसका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि टेक्स्ट का जो टॉपिक है उसके बारे में जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब हम क्रिटिकल रीड करते हैं तो हम इन सब फीचर्स को पढ़ने के काबिल हो जाते हैं, इनको एनालाइज करने के हम काबिल हो जाते हैं। और इसके लिए हम इन क्रिटिकल रीड के लिए हम इन 7 स्ट्रेटजीज जो होती हैं उन पर अमल करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।